हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर इंडियन जियोग्राफी में आज का अपना टॉपिक है खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों में हम रबी, खरीफ और जायद इनकी फसलें, इसके साथ साथ में नकदी फसलें, तिलहन फसलें, ये सारा कुछ जो टॉपिक रहेगा इसमें हम स्टडी करेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो बना है आई होप आपने देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बात और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो इनको लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, तो इसलिए थोड़ा इतना ज़रूर आप कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। रबी की फसल की जो बुआई है उसका टाइम क्या है? उसका टाइम होता है अक्टूबर नवंबर। तो देखिए, अक्टूबर और नवंबर जैसे ठंडी शुरू होने वाली होती है तो हम रबी की फसलों की बुआई कर देते हैं। इसके बाद में इनकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में इसकी कर ली जाती है। रबी की फसलों में से जैसे कि क्या है, देखिए सरसों है, मसूर है, चना है, गेहूं है। तो इस तरह की ये जो सारी फसलें हैं, मटर है, ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं। गेहूं की अच्छी खेती आवश्यक परिस्थिति समुच्चय है, मतलब कि जो गेहूं है वो किस परिस्थिति में अच्छा होता है, तो मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा होनी चाहिए। तो लगभग अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है और ताप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 10 डिग्री लो चाहिए, और इसके बाद पकने का जो टाइम होना चाहिए वो 25 से 26 डिग्री तक अगर रहता है तो काफ़ी अच्छी खेती इसकी हो जाती है। लेकिन शुरुआती कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी जैसे कि जब बुआई होती है इसकी तो ठंडी शुरू होने वाली होती है, तो इसकी जब फसल छोटी छोटी रहती है तब भी ये ठंडी को मतलब अच्छा इसके लिए होता है। गन्ना, कपास, जूट तथा गेहूं में से नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। देखिए, गन्ना, कपास और जूट ये नकदी फसलें हैं। नकदी फसलों को इस तरह से भी देखिए, नकदी फसलों का जो कंसेप्ट आया वो कैसे आया था? वो आया था अंग्रेजों के टाइम से, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया। तो नकदी का ये मतलब था कि किसान सीधे सीधे बेच के और उससे मतलब पैसा कमा लेते थे, इसलिए उनको नकदी फसलें कहा गया था। और इसमें से मुख्यतः यही फसलें हैं, तो इस प्रकार से इनको नकदी फसलें कहा गया है। नकदी फसल का समूह देखिए, जैसे कपास है, गन्ना है, केला है, ये सीधे सीधे क्या की जाती हैं, बेच ली जाती हैं और किसानों को पैसा मिल जाता है। 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि में से अगर देखें तो गेहूं के उत्पादक राज्यों में यूपी, अब देखिए यहाँ पर ये एमपी दिया है लेकिन यहाँ पर पंजाब है। अब वर्तमान देखिए, अभी जो ये आंकड़े हम ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हम ले रहे हैं ये किससे ले रहे हैं? 2020, मतलब 2020 और 21, ये जो आर्थिकी का जो आंकड़ा आया था इससे हम आंकड़े ले रहे हैं। इसमें जो पुराने आंकड़े हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे। एक बात और, अगर आप इस वीडियो को और भी बाद में देख रहे हो तो आप इन आंकड़ों को थोड़ा सा मतलब करेक्ट करिएगा अपने हिसाब से। तो अभी के लेकिन 20 और 21 के हिसाब से जो आंकड़े हम बता रहे हैं उनमें से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे है और मध्य प्रदेश नंबर 3 पे है। ये ऐसा क्रम है इनका। तो गेहूं का सर्वाधिक देखिए उत्पादन जो होता है वो मोस्टली यूपी में ही होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन में यही रहता है। माही सुगंधा, ये प्रजाति देखिए, माही सुगंधा जो प्रजाति है ये किसकी है? ये है धान की, है ना, ये धान की एक प्रजाति है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है? तो देखिए, गेहूं में है, आलू में है, गन्ना में है। तो इस प्रकार से इन सारी चीज़ों के उत्पादन में यूपी नंबर 1 में है। गेहूं की वह प्रजाति जो प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई वो है सोनारा 64। सोनारा 64 जो प्रजाति है वो उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है। गेहूं में बौनेपन का जीन, ये बौनेपन का जो जीन है फ्रेंड्स ये है नोरिन 10। अब ये नोरिन 10 बौने जीन का प्रयोग करके फसल की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश की गई थी वैज्ञानिकों द्वारा, तो नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त होता है। मैक्रोनी देखिए आपने नाम सुना होगा, और मैक्रोनी नाम से आपको प्रोडक्ट भी मिलता है खाने को, जिसको आप बना के बड़े चाव से खाते हैं, पास्ता मैक्रोनी। तो ये जो मैक्रोनी है ये गेहूं जो है ये किस परिस्थिति के लिए अच्छा है? जहां असिंचित परिस्थितियां हों वहां के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? गेहूं की। तो राज 3077 ये एक गेहूं की प्रजाति है।
पूसा सिंधु गंगा प्रजाति, ये किसकी है? देखिए ये भी किसकी है? गेहूं की प्रजाति है। यूपी 308 है ना, यूपी 308 ये भी गेहूं की प्रजाति है। गेहूं में एक रोग लगता है जिसका नाम क्या है? रस्ट। अब देखिए जो रस्ट रोग होता है इसमें से रस्ट, ये तो भूरा रस्ट हो सकता है ना, ब्लैक रस्ट हो सकता है। तो ये जो रस्ट रोग है जिसको हम किट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? किट, है ना। तो किट कहें या फिर रस्ट कहें एक ही है, तो कह सकते हैं काला किट, भूरा किट। तो ये सारे किट जो हैं ये रस्ट, ये सब गेहूं के रोग होते हैं। एक रोग और होता है इसमें, करनाल बंट। तो करनाल बंट जो रोग होता है वो भी गेहूं का रोग होता है। कल्याण सोना एक किस्म है, ये किसकी है? कल्याण सोना भी एक गेहूं की किस्म है। गेहूं की अधिक पैदावार वाली किस्मों में से कौन सी है? अर्जुन और सोनालिका। तो अर्जुन और सोनालिका अधिक उत्पादन देती हैं। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म। तो गेहूं के साथ दो फसली वाली अगर जो अरहर है वो कौन सी है? यूपीएएस, यूपीएएस 120। ठीक है, तो यूपीएएस 120 ये इसकी प्रजाति है। सही कथन यहाँ पर देखिए ये है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है। राज्य से प्राप्त मतलब यूपी राज्य से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल जो यूपी में है वो क्या है? धान गेहूं है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसमें से इसका ये तो अलग ही टर्म था फिलहाल, लेकिन आप ये जानिए कि यूपी में गेहूं की जो उत्पादकता है वो, उत्पादकता का मतलब उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर हेक्टेयर के हिसाब से देखें कि पर हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ की ज़्यादा है, तो वो कहाँ की है? वो पंजाब की है। तो गेहूं में अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात की जाए तो पंजाब में ज़्यादा होता है। ट्रिटिकेल जिन दो बीज संकर क्रॉस द्वारा पैदा किया गया है या बनाया गया है वो है गेहूं और राई। तो ये ट्रिटिकेल जो खाद्य मतलब है ये गेहूं और राई के मिलन से, संयोग से बनाया गया है। करनाल बंट बीमारी है, देखिए किसकी है करनाल बंट? गेहूं की एक बीमारी है। खरीफ की फसल, अब खरीफ की फसल को हम देखते हैं। तो खरीफ की फसलों में अगर देखें तो जैसे कि धान है मुख्यतः, तो धान की उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है। देखिए पहले ये माना जाता था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर धान की उत्पत्ति हुई, लेकिन अभी यहाँ पर एक स्थान है लहुरा देव। कौन सा? लहुरा देव। ये जो लहुरा देव है फ्रेंड्स, ये है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है लहुरा। तो यहाँ पर एक लहुरा देव है। तो ये लहुरा देव में अब माना जा रहा है कि सबसे पहले धान यहीं उगाया गया था। तो धान का उत्पादन या फिर कहें कि जो मुख्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र की है ये किस्म, तो ये कह सकते हैं हम दक्षिण पूर्व एशिया की है। और हमारा ये जो चूंकि बेल्ट आता है दक्षिण पूर्व एशिया में ही आता है, तो इसलिए ये लहुरा देव को अब माना जा रहा है कि सबसे प्राचीन ये जगह थी जहाँ पर धान उगाया गया था। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों में से देखिए जैसे कपास है, मूंगफली है, धान है, इसके साथ साथ में जैसे ज्वार है, अरहर है और सोयाबीन है। ये सारी जो होती हैं फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। और खरीफ की फसलें जो हैं इनका बुआई का जो टाइम होता है वो टाइम होता है जब बरसात शुरू होती है। तो बरसात जैसे शुरू होती है तो खरीफ की फसलें बो दी जाती हैं। इसके बाद में फिर इसको अक्टूबर के लगभग इनको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु, ये कैसी जलवायु होनी चाहिए? देखिए 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए और 25 सेंटीमीटर के ऊपर तापमान होना चाहिए। तभी खरीफ का जो टाइम है, जैसे जब वर्षा होती है, जब वो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री के लगभग या उससे ज़्यादा होता है और वर्षा भी इस समय 100 से ज़्यादा हो रही होती है। इसलिए चावल की जो खेती है खरीफ में की जाती है। मसूर, अलसी, सरसों तथा सोयाबीन में से खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? सोयाबीन। देखिए मसूर किसकी है? रबी की है। अलसी रबी की है, सरसों रबी की है, लेकिन सोयाबीन किसकी है? सोयाबीन है खरीफ की फसल। भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल, इसके बाद है गेहूं। तो चावल सबसे ज़्यादा प्रमुख खाद्यान्न है, मतलब ज़्यादा खाया जाता है, इसके बाद फिर गेहूं।
खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य क्षेत्र किसका है? चावल का। मतलब कि चावल जो है वो ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। भारत में वह फसल जिसके अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो वही बात देखिए दोबारा भी पूछा, धान का है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र, तो चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे? यूपी में। मतलब यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चावल उगाया जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम ये बात करें कि चावल उत्पादित सबसे ज़्यादा कहाँ, तो 2020-21 की सांख्यिकी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 में है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 में है और पंजाब नंबर 3 में है। तो मतलब कि पश्चिम बंगाल नंबर 1, ठीक है, यूपी नंबर 2 और पंजाब जो है वो नंबर 3 पे है। ये है किसमें? सर्वाधिक उत्पादन में। लेकिन अगर वहीं हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो क्या हो जाएगा? पंजाब ज़्यादा हो जाएगा। पंजाब में सब प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चावल का उत्पादन देखिए जो औसतन है ये आंकड़ा पुराना है, अब इससे ज़्यादा उत्पादित हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिए दिया है 2390, लेकिन अब वो ज़्यादा भी होगा इस समय, तो वो एग्जैक्ट डाटा अभी का देखना होगा। भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जो अपना कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है, मतलब कि हम कहें कि उड़ीसा है, नीचे चले जाएं तो आंध्र प्रदेश, ये वाला जो पूरा बेल्ट है ये चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। धान की उत्पादकता सर्वाधिक देखिए कहाँ पे है? ये पंजाब में ही है। जया, पद्मा, कृष्णा, ये किसमें किसकी हैं? धान की। जया, पद्मा, कृष्णा, ये सब किसकी हैं? धान की किस्में हैं। अमन, अमन धान उगाया जाता है, ये देखिए जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है ये। तो अमन जो धान है ये अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, वहाँ उगा जाने वाला ये मुख्य मतलब कि धान है। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। तो पूसा सुगंधा 5 जो है ये धान है और ये बासमती से जनरेट किया गया है। किससे? बासमती से। 12 पानी दीप है, ये धान की एक किस्म है। 12 पानी, ठीक है, 12 पानी दीप ये क्या है? धान की एक किस्म है। बासमती चावल की संकर प्रजाति पूसा RH10, तो पूसा RH10 जो है ये भी देखिए बासमती की संकर प्रजाति है। बासमती चावल की रोपाई के लिए बीज जो चाहिए वो कितना चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान लगेगा बासमती चावल यदि उगाना है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, और आप यहाँ पे कारण दिया है यह प्रदेश चावल के उत्पादन का अग्रणी है। तो देखिए एक बात तो सही है यहाँ पे कि पंजाब चावल का निर्यात करता है, लेकिन ये अग्रणी उत्पादक नहीं है, क्योंकि अग्रणी उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो अग्रणी उत्पादक पश्चिम बंगाल है, इसलिए कथन सही है और कारण गलत है। वह जीव जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है वो है नील हरित शैवाल। देखिए नील हरित शैवाल जो है ये इसको कहा गया जैव उर्वरक। क्यों? क्योंकि ये एक जैव है, एक प्रकार से जीवित है। तो ये नील हरित शैवाल इसमें यूज किया जाता है, खाद की तरह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि यूज किया जाता है, और ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है धान की फसल को। तो नील हरित शैवाल नाइट्रोजन प्रदान करता है सबसे अच्छे रूप में धान को, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन में है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, और यहाँ पर कारण दिया हुआ है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कथन है ये तो ठीक है कि भारत की पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी बेल्ट जो है वो धान में ज़्यादा उत्पादकता रखता है, वहाँ पर ज़्यादा, जैसे कि हम देखें पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, उड़ीसा देख रहे हैं, या फिर नीचे हम वो कृष्णा गोदावरी वाला बेल्ट देख रहे हैं जिसको चावल का कटोरा कहा जा रहा है। तो ये सारा कुछ कहाँ पे आ रहा है? पूर्व में आ रहा है। तो इसलिए पूर्व में उत्पादन ज़्यादा होता है। लेकिन क्या ऐसा है कि पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है? नहीं,
वर्षा जो है वो पश्चिम घाट में ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत पूर्वी घाट के, क्योंकि आप अगर देखें तो जैसे केरल हो गया है ना, उसका आप ऊपर वाला पूरा कोस्टल एरिया देखें तो वहाँ पर कितने घने वन इसीलिए पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो कारण यहाँ पर क्या है, गलत है। विगत एक दशक में भारत में जिस फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी है वो है चावल। मतलब चावल में जितनी खेती पहले जितने क्षेत्र में की जा रही थी लगभग उसी के हिसाब से खेती अभी भी की जा रही है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में से है, तो वो देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, फिर यूपी हो गया, पंजाब हो गया, आंध्र प्रदेश। अगर इनका उत्पादन मिला दें तो ये आधे से ज़्यादा उत्पादन कर देते हैं। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा कितने 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और टेम्परेचर 25 या 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो ये है यूपी। यूपी में क्षेत्रफल ज़्यादा है धान के लिए। वह फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं, वो है देखिए मूंग और उड़द। तो मूंग और उड़द जो है वो जायद में उगाई जाती हैं। देखिए खरीफ, रबी और जायद, ये 3 फसलें हैं। तो जायद की जो फसलें होती हैं वो फ्रेंड्स वो ये जो अपनी रबी की फसल है इसकी कटाई के बाद बोई जाती हैं। तो इसकी कटाई के बाद मान लीजिए कि जैसे मार्च अप्रैल में कट गया तो फिर मई जून में उधर बो दी जाती हैं। तो इनमें जो बोई जाने वाली फसलें हैं वो मूंग और उड़द है, इनको बोया जाता है। इसके साथ साथ में उस समय में जो वो वाली फसलें होती हैं जैसे कि सब्जी वाली फसलें है ना, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब किस में आते हैं, ये जायद की फसलों में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपना अगला टॉपिक जो है वो है नकदी फसलें। तो नकदी फसलों में अगर हम देखें तो पहली फसल है इसमें कपास। ठीक है, नकदी फसल में सबसे पहली फसल कपास। भारत में कपास का अधिकतम उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो देखिए ये होता है उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में। तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा होता है कपास का उत्पादन। अगर यहाँ पर हम कपास के उत्पादन की बात करें 2020-21 के हिसाब से फ्रेंड्स, कितने के 20 और 21 के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना ये कपास के उत्पादन में क्रम रहा है। मतलब कि नंबर 1 में महाराष्ट्र रहा है, नंबर 2 पे गुजरात रहा है, नंबर 3 पे तेलंगाना रहा है। लेकिन इसके अगर जस्ट हम 1 साल पहले जाएं तो फिर गुजरात नंबर 1 पे था। तो अभी के आंकड़े ये बताते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1, ठीक है, गुजरात नंबर 2 और तेलंगाना नंबर 3। अब देखिए अगला यहीं पर ये दिया है कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन, तो वर्तमान के हिसाब से महाराष्ट्र होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक है, ना कि गुजरात। मध्य प्रदेश का वह जिला जो कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है वो है कौन सा, उज्जैन और शाजापुर। तो देखिए इसको सफ़ेद सोना भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सफ़ेद सोना। और चूंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादित होता है इसलिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र उसको कह देते हैं। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से देखिए जानी जाती है। तो श्वेत स्वर्ण के नाम से क्या, कपास जानी जाती है। और कपास जो है 20-21 के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र ही है। सत्य कथन यहाँ पर दिए हैं कि भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। तो ये बात देखिए कि आदि निवास का मतलब भारत में ही जन्म माना जाता है, कि कपास का जन्म कहाँ पे हुआ, भारत में। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब विश्व में भारत ही वो देश है जहाँ पर संकर प्रजाति इसकी क्या की गई है, यूज की गई है, संकर किस्म यूज की गई है उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, देखिए ये बीज से, यानी कि वो जो फल होता है उसका, उसी फल से कपास निकाल लिया जाता है और वो जो बीजों में ही चिपका होता है, जैसे बीज है इसी बीजों से वो चिपका होता है, इसको हम बीज अलग करके और निकाल लेते हैं इसको, तो बीजों से प्राप्त किया जाता है। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास और गन्ने की फसल से
प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, कपास को काली मिट्टी चाहिए और गन्ना जो है वो भी काली मिट्टी में काफ़ी उत्पादित होता है। तो अगर सिंचाई की सुविधा बढ़ जाती है तो लोग कपास ना उत्पादित करके गन्ना को उत्पादन करने लगते हैं। तो कपास की खेती को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है किससे? गन्ने की खेती से, क्योंकि वहां पर सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनका प्रसार हो गया है। इस कारण से किसानों को गन्ने की जो फसल है वो ज़्यादा लाभकारी लग रही है, इसलिए लोग वहां पर गन्ना उत्पादित करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना ही करते हैं। इसके अगले वाला वीडियो जो रहेगा उसमें हम गन्ना है या और जो तिलहन की फसलें हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए इस चैनल के साथ में। अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब हम वीडियो डालें तो आपको मिल जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।